नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बजट 2004 तीसरी आर्थिक महाशक्ति की ओर। इस विशेष कार्यक्रम में हम बजट को लेकर के क्या कुछ उम्मीदें हैं उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कल हमने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की थी, आज हम चर्चा करेंगे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और कल थोड़ा सा समय मिला तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा होगी। ये बुनियादी ढांचा बहुत इंपॉर्टेंट है देश के विकास के लिहाज से, और बजट को लेकर के बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं, जिससे काफ़ी उम्मीदें हैं। और बुनियादी ढांचे को लेकर के क्या कुछ उम्मीदें हैं, एक दशक में कितनी उम्मीदें पूरी हुई, इसका क्या कुछ असर रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं अजय मिश्र, मेरी सहयोगी आंचल इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया अजय। तो साफ तौर पर एक दशक में कितनी उम्मीदें पूरी हुई, और खास तौर पर जब आपकी अर्थव्यवस्था बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही हो और परफॉर्मेंस के पिच पर लगा रही हो चौके छक्के, तो खास तौर पर बुनियादी ढांचे के विकास में, जो कि अहम कारक माना जाता है आर्थिक प्रगति के लिए, क्या कुछ निकलेगा वित्त मंत्री साहिबा के पिटारे से। खास तौर पर रेलवे के बुनियादी ढांचागत विकास के लिए भी क्या कुछ होने वाला है खास ऐलान। साथ ही हम बात करेंगे कि जो ग्रीन एनर्जी या फिर ऊर्जा क्षेत्र में भी बजट में क्या अहम प्रावधान हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास पेशकश को लेकर। और बीते 5 सालों से केंद्र के बजट में बुनियादी ढांचे पर फोकस स्पष्ट नजर आ रहा है। कोविड महामारी के बाद सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर फोकस और भी बढ़ गया। अंतरिम बजट में हम देखें तो सरकार ने बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 11.1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया, और उम्मीद की जा रही है कि 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में गति शक्ति मिशन पर फोकस रहने जा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 1 फरवरी 2024 को संसद में पेश किए गए अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी ढांचे पर अब तक का सबसे बड़ा खर्च करने का ऐलान किया। भारत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है। बीते साल की तुलना में ये 11% की बढ़त दिखाता है। जानकार मानते हैं कि अगर रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना है तो बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ाना सबसे अच्छी रणनीति है। आपको रोजगारी चाहिए तो रोजगारी बढ़ानी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट पॉलिसी है उसको करने के लिए, और वही ये मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 4-5 सालों में की है। देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बुनियादी ढांचे पर फोकस सरकार की नीतियों में भी स्पष्ट नजर आता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश करने से पहले निवेशक बुनियादी ढांचे के विकास को एक अहम पैमाने के तौर पर देखते हैं। ताजा आंकड़ों में बुनियादी ढांचे पर सरकार का कुल खर्च जीडीपी का 3.4% तक पहुंच चुका है। देश के ज्यादातर शहरों में नमो भारत और मेट्रो सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने पर इस बजट में फोकस हो सकता है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नई रेलगाड़ियों के विकास पर भी केंद्र सरकार बजटीय आवंटन बढ़ा सकती है। गति शक्ति मिशन के लिए अंतरिम बजट में घोषित 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी वित्त मंत्री का फोकस होगा। टियर 2, टियर 3 शहरों में बुनियादी ढांचे के निर्माण और स्मार्ट सिटी परियोजना के आवंटन पर भी सभी की निगाहें होंगी। देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर भी बजट का फोकस हो सकता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार को शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अगले कुछ सालों में 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होगी। उम्मीद है कि शहरी विकास के परियोजनाओं और सार्वजनिक परिवहन के लिए वित्त मंत्री अतिरिक्त फंड की व्यवस्था भी कर सकती हैं। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझने के लिए हम आपको बताते हैं कि ये जो बुनियादी ढांचा है वो लगातार देश की प्रगति के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, पीएम गति शक्ति योजना के तहत देश में बुनियादी ढांचे में 111 लाख करोड़ रुपए की निवेश की योजना है, जिस पर पूरे दुनिया की निगाहें हैं। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच स्थापित किया जा रहा है। 16 मंत्रालयों के बीच तालमेल स्थापित करने के बाद देश के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आए जा चुके हैं, और उसका असर ये हो रहा है कि जो टाइम ओवररन और कॉस्ट ओवररन हो रहा था उसमें कमी आ रही थी। देश में नेशनल हाईवेज बनाने की जो रफ्तार 2014 में 12 किलोमीटर रोजाना थी, अब वो 2023 में बढ़ करके 28 किलोमीटर रोजाना पर जा चुकी है। और अगर इस साल की हम बात करें तो 2024-25 में 12,500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाना है। लक्ष्य ये है कि 35 किलोमीटर रोजाना राजमार्ग का निर्माण किया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग एक बड़ी उपलब्धि इस सरकार की, जिस पर बजट को लेकर के काफ़ी उम्मीदें हैं। फास्टैग सुविधा लागू की गई है, जिसके बाद जो टोल नाकों पर आपके इंतजार करने की औसत समय सीमा थी 12 मिनट से घट करके अब केवल 47 सेकंड औसतन पर आ गई है। तो ये असर होता है जब आप इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाते हैं और तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। कार्गो कंटेनर की बात करें, टर्न अराउंड टाइम अमेरिका, जर्मनी और सिंगापुर से भी अब बेहतर हो चुका है भारत का, और कार्गो कैपेसिटी 1600
16,170 लाख टन सालाना पर पहुंच चुकी है। इसी तरह से अगर आप देखें तो एविएशन में जो लगातार हम फोकस देख रहे हैं, उड़ान योजना के तहत जो टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए हवाई संपर्क का विस्तार जो किया गया है, उसमें 517 नए हवाई मार्गों पर 1.3 करोड़ हवाई यात्री जो हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर जो भविष्य के बुनियादी के ढांचे की तैयारी है, उसमें हर साल का बजट, चूंकि बजट आवंटन किया जाता है, पैसे का जो खर्च है उसका प्रावधान किया जाता है, इसलिए जो निवेशकों की निगाहें होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट पे होती हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल या फिर इस अंतरिम बजट में जो प्रावधान किया गया था 11 लाख करोड़ रुपए का, उसके बाद अब उम्मीदें और भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं और बताते हैं कि हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं जो इस प्रोग्राम को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे लेकर के जाएंगे। और इस वक्त खास प्रोग्राम में हम आपको बताएं कि हमारे सहयोगी आंचल के साथ इस प्रोग्राम में आगे बढ़ाऊंगा। विजय दत्त शर्मा जी हैं जो कि रेलवे पर अपनी बात रखते आए हैं और जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके भी एक्सपर्ट माने जाते हैं देश में, और फिकी के टास्क फोर्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्याम बंग साहब हैं, चेयरमैन फिकी टास्क फोर्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सीलेंस, और साथ ही साथ हमारे साथ राजेंद्र पी सिंह साहब भी हैं, फॉर्मर सीएमडी पावर ग्रिड। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। 2 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं और एक हमारे साथ जुड़ेंगे सीधा जूम से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही कार्यक्रम की बताया था कि यहाँ पर आज हम 3 बहुत अहम सेक्टर्स पर डिस्कस करने वाले हैं, और यहाँ अब बात करते हैं रेलवे को लेकर। जी हाँ, रेलवे जिनसे लोगों की उम्मीदें अब पूरी हो रही हैं, और प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि ये रेलवे का स्वर्णिम काल है। क्यों? भारतीय रेल देश में सार्वजनिक परिवहन का सबसे बड़ा माध्यम है। हर रोज लाखों लोग ट्रेन के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर लाखों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 की अगर मैं बात करूं तो रेलवे बजट 2.4 लाख करोड़ से अधिक था। केंद्रीय बजट में रेल बजट का विलय करने का उद्देश्य केंद्र सरकार के वित्त का पूरा विवरण देना, राजमार्गों, रेलवों और साथ तौर पर जो जल मार्ग है उनके बीच परिवहन योजना में सुधार करना था। खासतौर पर वित्त मंत्रालय के लिए जो मिड ईयर की समीक्षा होती है उसके दौरान संसाधनों के आवंटन में जो अधिक लचीलापन आता है उसके लिए भी ये किया गया। तो आइए अब जानते हैं रेल बजट, जो कि अब आम बजट का हिस्सा है, लोगों की क्या उम्मीदें और कैसा रहा सुहाना रेल सफर। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण नींव है। पिछले कुछ सालों के दौरान भारतीय रेलवे में बदलाव आए हैं। सरकारी खर्च का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से आता है। लाखों लोग रोजाना भारतीय रेल से सफर करते हैं। इसी के चलते मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में रेलवे का बजट भी बढ़ाया है। अंतरिम बजट 2024 में रेलवे पर विशेष ध्यान दिया गया। पिछले साल के मुकाबले 15,000 करोड़ रुपए ज्यादा आवंटित किए गए। इस रकम से रेलवे के 3 नए कॉरिडोर और 40,000 पुराने डिब्बों को वंदे भारत ट्रेन के सुविधाजनक कोच में बदलने का प्रावधान किया गया। 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर को पीएम गतिशक्ति योजना में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। इससे न केवल लॉजिस्टिक क्षमता बढ़ेगी बल्कि लागत में भी कमी आएगी। वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक लोड कम होगा, जिससे यात्री ट्रेनों की संख्या और स्पीड बढ़ने में भी मदद मिलेगी। भारतीय रेलवे आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की गई है। यह एक बड़ी योजना है जिसका उद्देश्य मांग से पहले बुनियादी ढांचा क्षमता का निर्माण करना है और माल ढुलाई में रेलवे की मॉडल हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाना है। भारत में रेल मंत्रालय ने अमृत भारत नामक एक नई योजना शुरू की है जो पूरे देश में भारतीय रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण में मदद करेगी। इसे 1000 से अधिक रेलवे स्टेशनों के बुनियादी ढांचे के विकास के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है। आदर्श स्टेशन योजना के तहत 1251 स्टेशनों का विकास किया गया है। स्टेशनों के विकास और रखरखाव के लिए आवंटन और व्यय का विवरण इस योजना के अंतर्गत आता है। फिलहाल 82 वंदे भारत ट्रेन सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसका आंकड़ा बढ़ाना मंत्रालय का फोकस है। साल 2021 से रेलवे के बजट आवंटन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रेलवे ट्रेन की सामान्य बोगियों को वंदे भारत में कन्वर्ट करने को लेकर सरकार पिछले कुछ समय से काफी जोर दे रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले समय में ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों और माल ढुलाई के लिए रेलवे ट्रेनों की संख्या बढ़ाने और हाई स्पीड ट्रैक बिछाने के साथ ही यात्रियों को और अधिक सुविधाएं मिलेंगी। साल 2024-25 के बजट में भी सरकार का झुकाव इस ओर देखने को मिल सकता है।
आम जनता के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, नेटवर्क बढ़ाने, भीड़भाड़ कम करने और रेलवे दुर्घटनाओं से बचकर रेल क्षमता बढ़ाने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने पर आने वाले रेल बजट पर फोकस रहने की उम्मीद है। रेलवे बजट में मेट्रो नेटवर्क, नमो भारत कॉरिडोर, वंदे भारत ट्रेन, हाई स्पीड कॉरिडोर और आर्थिक गलियारों के विस्तार के लिए पूंजीगत धन उपलब्ध कराना रेल मंत्रालय का मकसद रहेगा ताकि सकारात्मक गति जारी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर आपको किसी देश की अर्थव्यवस्था देखनी हो, उसके हाईवेज, उसके रेल नेटवर्क और उसकी कनेक्टिविटी को देखिए। और भारत की कनेक्टिविटी लगातार इंप्रूव होती हुई इन ग्राफिक्स के जरिए समझिए। वित्त वर्ष 2024-25 में रेलवे के लिए जो खर्च है, पूंजीगत जो कैपेक्स दिया गया, वो करीबन 2,52,000 करोड़ का था। ये 2021 के बाद लगातार इसमें बढ़ोतरी की गई है और ये बढ़ोतरी इसीलिए है ताकि विकास को गति मिले। जनवरी 2024 के अगर आंकड़ों पर हम नजर डालें तो जो ब्रॉड गेज का इलेक्ट्रिफिकेशन है, उन नेटवर्क के जो राज्य जुड़े हुए हैं वो 82 वंदे भारत ट्रेन से संचालित होते हैं। आप समझिए ये बड़ा आंकड़ा है और इसका इजाफा करने के लिए रेल मंत्रालय प्रतिबद्ध है। 94% ब्रॉड गेज नेटवर्क जो है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिफाइड हो चुके हैं और आगे ये 100% का जो आंकड़ा है वो जल्द पूरा करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। रेलवे सुरक्षा बल ने पिछले 7 वर्षों के दौरान, देखिए ये एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत करीबन 84,000 बच्चों को बचाया। आप समझे कि रेलवे मंत्रालय का ये भी बहुत अहम काम है। भारतीय रेल ने जून 2024 में करीबन 135 मेट्रिक टन से ज़्यादा माल का लदान हासिल किया, क्योंकि देखिए जब हम फ्राइट कॉरिडोर्स की बात करते हैं, गुड्स ट्रेन अहम होता है, अहम कारक है खासतौर पर रेलवे मंत्रालय के गति और विकास के लिए। लेवल क्रॉसिंग की जब हम बात करते हैं, उसकी इंटरलॉकिंग की जो सुविधा है वो करीबन 11,143 क्रॉसिंग्स को उपलब्ध करवाई गई है। ये जो इंटरलॉकिंग की सुविधा यानी कि तकनीकी लिहाज से भी भारतीय रेलवे उन्नत होता हुआ। भारतीय रेलवे पर स्टेशनों के जो विकास की हम बात करते हैं, पहले जो स्टेशन होते थे और आज के आप स्टेशन की अगर आप कल्पना करें, आप देखते हैं बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और वो अमृत भारत स्टेशन, वो अमृत प्रस्पान जो आप स्टेशन पर देखते हैं, वो इसी योजना की वजह से है। साथ ही क्यों किया गया, एक दीर्घकालिक पर्सपेक्टिव रहा है प्रधानमंत्री का, जैसे कि उन्होंने कहा कि स्वर्णिम काल है, तो उस लिहाज के आधार पर स्टेशंस का कायाकल्प किया जा रहा है, उन्हें उच्च गुणवत्तापूर्ण और साथ ही साथ सुसज्जित किया जा रहा है आधुनिक सुविधाओं के साथ। आदर्श स्टेशन योजना के तहत अब तक 1200 से ज़्यादा जो स्टेशन हैं उनका विकास ऑलरेडी किया जा चुका है। ये ज़रूरी इसलिए है कि कोई आपके देश आता है, किसी राज्य के लिए सफ़र करता है, तो आपके देश की आर्थिक प्रगति का परिचायक मापदंड इन तमाम जो रेलवे नेटवर्क्स हैं, और हम अगर हवाई नेटवर्क्स की भी बात करें तो उनसे किया जाता है। और स्टेशन के विकास और रख रखाव के लिए आवंटन का जो हम कह सकते हैं विवरण है, आवंटन मतलब जितनी राशि उसके लिए एलोकेट की जाती है और क्षेत्रीय हिसाब से इसमें किया जाता है। तमाम ये योजनाएं जो हैं ये चलाई गई हैं, जिसमें हमने देखा कि वंदे भारत के जरिए लगातार जो लोग हैं वो आप समझिए अपने उन तमाम गंतव्यों तक पहुंचते हुए, मुझे याद है अमृतसर अगर हमें जाना है तो राजधानी, शताब्दी और इसके अलावा और ट्रेन ऑप्शन होते थे, लेकिन अब वंदे भारत के जरिए आप जब पहुंचते हैं तो कई लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि 5 स्टार जैसी सुविधाएं उस ट्रेन में है। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान, जिसका तारुफ अजय ने अभी आपसे कराया था, विजय कुमार दत्त साहब, पूर्व अतिरिक्त सदस्य रेलवे बोर्ड, यहाँ पर मौजूद हैं। तो सीधा सवाल उन्हीं से लेते हैं। विजय कुमार साहब, जब हम रेलवे की बात करते हैं और रेल का और भारतीय समाज का एक अद्भुत कनेक्शन है, और जिस तरह से कायाकल्प किया गया है भारतीय रेल का, जो आवंटन में बढ़ोतरी लगातार 2021 से की जा रही है, आने वाला साल स्वर्णिम साल तो रहेगा ही, साथ ही साथ हम कई और योजनाओं को खास तौर पर इस बजट में पूरा होते हुए देखेंगे। विजय जी। विजय कुमार सर। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो रेलवे है वो देश का मेरुदंड है, बैकबोन है। और एक चीज़ और है, रेलवे को सबसे ज़्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली माना जाता है जी। और अगर रेलवे बिजली से चले और ज़्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली हो जाती है, और अगर बिजली को रिन्यूएबल एनर्जी से दिया जाए तो बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल हो जाती है। भारत ये रेलवे, आपने कहा 94% विद्युतीकरण हो चुका है।
इस वर्ष में 100% हो जाएगी और ये विश्व की एकमात्र रेलवे होगी जो कि इसको प्राप्त करेगी। इसके साथ ही रिन्यूएबल बढ़ता जा रहा है, तो 2030 तक हम पूर्णतः इसको अक्षय ऊर्जा से चलाएंगे और ये पूरी तरह कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी। तो ना केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगी, ये उत्सर्जन में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। जैसा आपने कहा कि रेलवे का जो नेशनल रेल प्लान है, जिसमें ये कहा गया है कि 2020 से 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा जी। और उस ओर हम बढ़ रहे हैं। जैसे आपने कहा पिछले वर्ष 2.5 लाख करोड़ का आवंटन था, उसके पिछले 2.4 करोड़ का आवंटन था। मैं इस बार देख रहा हूँ कि करीब करीब 3 लाख करोड़ का आवंटन होगा, जिससे कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम 50 लाख करोड़ का जो कि है कर पाए। और इससे जो देश को क्या मिलेगा, देखिए जितना प्रतिशत रेलवे का माल भाड़े और पैसेंजर में है उतना ही उत्सर्जन कम होता है और लाभ होता है। यह जो है 1950 में 80% था, अब धीरे धीरे घटता जा रहा, विश्व में घटता जा रहा। इस समय करीब करीब 27% है माल भाड़े में और पैसेंजर में 10% है। रेल प्लान कहती है हम इसको बढ़ा के 2030 तक 43-45% ले आएंगे। इसके लिए 50 लाख करोड़ की जो क्षमता विस्तार के लिए है, हम उस ओर बढ़ रहे हैं और इसके लिए सभी ओर क्षमता विस्तार, दोहरीकरण, जहाँ 2 लाइनें हैं 4 लाइनें बनाना, विद्युतीकरण करना, रोलिंग स्टॉक बढ़ाना, सब दिशा में प्रगति है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस बजट में इस पे और ज़्यादा जोर दिया जाएगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो 2 झकझोर देने वाले अनुभव, दुर्घटनाएं, उसके लिए प्रशिक्षण पे बहुत जोर होगा और सेफ्टी पे जोर होगा। किस तरह से हम अपनी संरक्षा को बढ़ाएं और किस तरह से इसमें आवंटन भी होगा। टेक्निकली ऑलरेडी बहुत सारा तकनीकी काम हो रहा है, सेफ्टी की ओर तकनीकी की तरफ अधिक आवंटन होगा और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की ओर और अधिक आवंटन होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इस वक्त हमारे साथ शिशिर सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं इस कार्यक्रम में। शिशिर जी, आपका बहुत धन्यवाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमने देखा है कि लगातार कैपेक्स में बीते कई साले बजट्स में बढ़ोतरी जो देखने को मिली है। आपको भी लगता है कि जो अंतरिम बजट में हमने देखा कि एक आंकड़ा हमें जो 111 लाख करोड़ रुपए का जो अभी हम देख रहे हैं कि जो गति शक्ति मिशन है उसके तहत हमने तय किया है और एक बड़ी धनराशि आवंटित की गई, ये जो कैपेक्स है इसमें एक बार फिर से वो फोकस पूर्ण बजट में भी नजर आएगा? बिल्कुल। देखिए, अगर आप 47 लाख करोड़ के बजट में 11 लाख करोड़ प्लस का आप कैपिटल एक्सपेंडिचर या जिसको पूंजीगत व्यय कहते हैं, तो अभी सरकार के सामने एक अच्छी स्थिति यह है कि रिजर्व बैंक से 2 लाख करोड़ रुपए का जो अतिरेक है वो हस्तांतरण किया गया, सरप्लस ट्रांसफर जिसको हम लोग कहते हैं। और ये एक तरीके से उनके लिए एक हेडरूम दे रहा है कि आप पूंजीगत खर्च में और ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकें। एक ही चुनौती सरकार के सामने इस समय बड़ी है कि आप लगातार अगर खर्च बढ़ाते जाएं और प्राइवेट सेक्टर की ओर से यानी कि निजी क्षेत्र की ओर से निवेश उस अनुपात में ना आए, तो ये भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। तो अब ये कोशिश करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हैंड होल्डिंग कर सकें। और एक बात और मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि जब कभी भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय की बात करते हैं ना, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि 1 रुपया अगर आप खर्च करते हैं तो 3 रुपया या 4 रुपये का आपको उसका फ़ायदा होता है, जबकि राजस्व के मामले में ये उस तरीके का फ़ायदा नहीं देता है। तो यहाँ पर ज़रूरत इस बात की कि बढ़ाया जाए, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि निजी क्षेत्र की ओर से ज़्यादा रकम आए, तभी इसका फ़ायदा जो है वो आपको बड़े पैमाने पर मिल सकता है। बहुत अहम बात आपने कही शिशिर साहब की, PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बिना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर हम जिन तमाम स्पेशल फंड्स को लेकर भी जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में ग्रीन कॉरिडोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, और ख़ास तौर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके लिए प्रधानमंत्री लाइफ का फॉर्मूला भी दे चुके हैं और एक फैसिलिटेटर के तौर पर भारत कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लोग उसको सोल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर देखते हैं। इस एरिया पर कितना फोकस आप मानते हैं आने वाले बजट 2024 में? देखिए, विकास की रफ्तार आगे बढ़े, इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी हो जाता है कि हम पर्यावरण को लेकर के कितना काम करते हैं। हम जब ग्रीन कॉरिडोर की बात करते हैं, या फिर आपने जैसा लाइफ का जिक्र किया, या फिर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी, इन सभी में तभी जाकर के बुनियाद मजबूत हो सकती है जब आपके लिए पर्यावरण के ऊपर भी हम ज़्यादा काम करें। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार की उधारी का एक हिस्सा जो है वो ग्रीन बॉन्ड के ज़रिए आता है, और वो ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा होता है वो उन परियोजनाओं के लिए दिया जाता है जो
जिसको कहा जाए कि हरित के मामले में या पर्यावरण के हित को देखते हुए ज़्यादा उस पर काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बजट में, जैसा आपने अंतरिम बजट में देखा होगा कि जो रूफटॉप सोलर पैनल स्कीम आया था और उसकी जिससे काफ़ी प्रशंसा हुई, क्योंकि 1 करोड़ घर के छतों पर सोलर पैनल लगाने का मतलब है कि आपके लिए बिजली के मामले में, जो नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में आप कितनी ज़्यादा प्रगति कर रहे हैं। उनको इंसेंटिव भी दिया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये लग रहा है कि इसी तरीके की कुछ और पहल की बात की जा सकती है, क्योंकि हमारे जो 2030 तक का लक्ष्य है हरित के मामले में, वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं ही नहीं बल्कि जो मौजूदा योजना है उनको और कैसे बेहतर बनाएं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, चेयरमैन मैन्युफैक्चरिंग टास्क फोर्स फिकी श्यामबंग, वो साहब भी जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं बजट 2024। बढ़िया है, शुद्ध है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चलिए स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बजट 2024 और आज हम चर्चा कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रेलवे पर बड़ा फोकस होने जा रहा है, हमारे मेहमान बता चुके हैं। और अब हम बढ़ते हैं ऊर्जा यानी एनर्जी सेक्टर की, जो कि एक बड़ा फोकस हो सकता है। ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। इसके लिए मोदी सरकार का पूरा फोकस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर है। पिछले कई बजट में इसके लिए जो राशि आवंटित की गई उसमें भी इजाफा देखने को मिला। अब देखने वाली बात है कि इस बार वित्त मंत्री बजट में इसके लिए क्या कुछ सौगात देती हैं। ऊर्जा सेक्टर पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। मोदी सरकार 3.0 का पहला केंद्रीय बजट जल्द ही आने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी। अगर वित्त मंत्री द्वारा फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट पर नजर डाली जाए तो साफ देखा जा सकता है कि सरकार 2070 नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार द्वारा अंतरिम बजट में नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं के लिए 12,491 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले बजट से 65% अधिक है। भारत के 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के साथ सरकार का झुकाव नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में खर्च बढ़ाने की ओर है। फरवरी में पेश अंतरिम बजट की प्रमुख घोषणाओं में प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर योजना को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करना है। इसके लिए सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसी तरह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए बजटीय आवंटन पिछले बजट के संशोधित अनुमान में 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया गया। नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की गई, जिसमें वायबिलिटी गैप फंड और जैव ईंधन संग्रह के लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता राशि शामिल थी। सनराइज प्रौद्योगिकी में निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। किसी भी तरह के इंसेंटिव्स या कोई डेडिकेटेड फंड्स या लो इंटरेस्ट स्कीम्स जो हैं वो इस एरिया में को बहुत आगे ले जाने में सक्षम होंगी और ये जो गवर्नमेंट का विजन है उसको साकार करने में
मदद करेंगी। आने वाले बजट से उम्मीद की जा रही है कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देगी, जिससे भारत को दुनिया की सबसे हरित देशों की श्रेणी में आने में मदद मिलेगी। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और क्योंकि हम जिस तरह से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, तो पावर सेक्टर पर क्या कुछ उम्मीदें हैं, उस पर बात करने के लिए राजेंद्र पी सिंह साहब, पूर्व सीएमडी पावर ग्रिड, हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम ऊर्जा क्षेत्र की बात करते हैं तो ख़ास तौर पर किस तरह से आने वाले बजट की अगर हम बात करें, जिसमें हम तमाम उन विकल्पों पर भी चर्चा कर रहे हैं जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, क्या उम्मीदें हैं आपकी वित्त मंत्री साहिबा से इस बार के बजट में, खासतौर पर पावर सेक्टर से? देखिए, ऐसा है, पहला एक मैं स्टेटमेंट दूंगा कि हिंदुस्तान गरीब देश नहीं है, और इसको हमने जब चेयरमैन में पावर ग्रिड था, हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेट किया। हमारे पास न कुर्सी थी न बेंच थी बैठने की। जब हमने चेयरमैनशिप छोड़ा तो पैसे की बरसात हो रही थी। परफॉर्मेंस इज ए मस्ट। और पावर एक ऐसा चीज़ है जिस पर कि आज हमारा रोटी, कपड़ा और मकान तीनों डिपेंडेंट है, जो बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग की। और आगे बढ़िए तो हमारा हेल्थ भी अब डिपेंडेंट हो गया पावर पर। मूवमेंट तो पावर पर है ही है जी। इसलिए हमें रिलायबल, एफोर्डेबल और इकोनॉमिकल पावर लोगों को डिलीवर कर रहा है, और इस दिशा में बहुत काम हुई है। स्पेशली लास्ट 10-11 साल में बहुत बढ़िया काम हुआ है, और हमने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में जो काम किया है वो सराहनीय है। और स्पेशली पिछले बजट में जब फरवरी में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया, और फिर पीएम साहब ने रीइंफोर्स किया अपना 1 करोड़ घर के ऊपर सोलर पावर लगाने का, इसका बेनिफिट बहुत है। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका है, जो मैं दूसरे तरह से देखता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली गांव का रहने वाला हूँ और गांव से अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, इसका सोशल इम्पैक्ट बहुत है, और इसमें रेडिकल इंक्लूजन का मजा आएगा, जो मिसिंग था पावर सेक्टर में, जिसको हम सॉफ्टिकेटेड वे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं। इसमें हमारा जो पब्लिक है, हमारी जो पब्लिक है वो भी पार्टनर बन सकती है। अभी तक केवल हम बड़े बड़े व्यापारियों की, बड़े बड़े लोगों की बात कर रहे थे कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, पैसा लाएंगे। जिस तरह जैसे ही अनाउंस हुआ सोलर पावर का, आई वॉज सो हैप्पी कि अब जो है रेडिकल इंक्लूजन पावर सेक्टर में होगा, और हमारे गरीब तबके के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। घर की औरतें जो हैं, हर इंडियन औरत चाहे गरीब हो अमीर हो, कुछ पैसा अपना दबा के रखती है घर में, और लोग भी रखते हैं, वो पैसा भी बाहर आएगा, और वो जब पार्टिसिपेट करेंगे गरीब लोग, तब आपकी जो नॉन पेमेंट की प्रॉब्लम है पावर सेक्टर की, वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको दर्द आएगा कि पावर जनरेट करने में कितना पैसा खर्च होता है, कितना एफर्ट लगता है, कितने लोग आते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट्स आप लेते हैं, जनरली बाहर से आ करके लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं। जब छोटा प्रोजेक्ट होगा तो वहाँ के लोग खुद, टेक्नीशियंस, लाइनमैन, हमारे गरीब लेबर्स, सब अपने घर पर ही पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी इकोनॉमिक दशा बढ़ेगी, और उससे हमारा सब जगह, जिसे हम चौमुखी विकास कहते हैं, वो होगा। लोगों का परसेप्शन बदलेगा। अदरवाइज पावर सेक्टर को हम लोगों ने गलती से, जब से पावर सेक्टर आया, मैं इसको एज ए विलेज बॉय भी मैंने ऑब्जर्व किया, वे बैक इन 64-65 जो हमारे गांव में पहली बार बिजली आई, इसको लोगों ने समझा कि भाई बिजली आ गई, अब हवा पानी के तरह से फ्री रहेगी, सब लोग फ्री देंगे। तो देखिए ये चलेगा नहीं, क्योंकि सिस्टम में एक बहुत छोटी सी, हमारे भोजपुरी में कहावत है, मैं तो बनारसी भी हूँ और बिहारी भी हूँ, कि जैसी तोर लेन देन वैसी मोर चरवाही, एज यू पे सो आई सर्व यू। तो ये सरकार कब तक फ्री फंड में रेवड़ी बांटती रहेगी? ये चलेगा नहीं। लेकिन बहुत सारी सरकारें फ्री पावर का जो वायदा कर रही हैं सर, वो कहाँ लेकर के जा रही हैं? मैं उसी चीज़ पर बोल रहा हूँ कि जब आप सोलर पावर की रूफटॉप वाली बात जब पीएम साहब ने अनाउंस किया, प्रोजेक्ट अनाउंस किया, मेरे को दिल से इतनी खुशी हुई
कि जो मैंने फिर रिपीट करूँगा कि रेडिकल इंक्लूजन इन पावर सेक्टर विल ग्रो एंड ग्रो मल्टीफोल्ड, और लोग पार्टनर समझने लगेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम गरीब आदमी हैं, हमने 500 रुपया 1000 रुपया लगाया और साल के अंत में हमको बोनस के तौर पर परफॉर्मेंस से, बेटर परफॉर्मेंस से अगर मान लीजिए हमको 50 रुपये का बोनस मिलता है, उससे बड़ी खुशी गरीब को क्या होगी कि देखो भाई हम भी मालिक बन गए, हमको बोनस मिल रहा है और हमें इस सिस्टम को पक्का बढ़िया चलाना है जी। ये सबसे बड़ी बात है। और ये इसमें जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि 2070 तक हम पोल्यूशन फ्री होंगे, बिल्कुल जी, और 2030 तक 50% हमारा सोलर जनरेशन होगा या विंड जनरेशन होगा, वो बहुत बढ़िया है। और एक और चीज़ आपको बताएं सिंह साहब, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के उस पार आप ब्रेक लीजिए, फिर मैं एक चीज़ और बात करना चाहूँगा क्योंकि तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के शामबंग साहब फिक्की के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम सवाल करेंगे। कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं बजट 2024। लड़के वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए आपका धन्यवाद। जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी में होगी ईमानदारी, फिर आपके टैक्स रिफंड में नहीं होगी कोई देरी। इसलिए ध्यान रहे, गलत TDS, झूठे खर्चे और कम आमदनी दिखाकर हाई रिस्क रिफंड्स क्लेम करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड क्लेम में देरी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर E-फाइल में हुई रिटर्न में दी हुई जानकारी की गहन जांच करता है और गलत पाए जाने पर रिटर्न फ्लैग हो सकती है। फ्लैग होने पर CPC ITR से रिवाइज रिटर्न फाइल करने की सूचना मिलेगी। 10 दिन के भीतर 2 रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद रिवाइज रिटर्न फाइल न करने पर रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। अपनी रिटर्न से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए E-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और अपने डैशबोर्ड पर प्रोसेसिंग स्टेटस और पेंडिंग एक्शंस चेक करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2024 और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शामबंग साहब, जो कि चेयरमैन हैं मैन्युफैक्चरिंग टास्क फोर्स फिक्की के। शामबंग साहब, बहुत धन्यवाद। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के खासतौर पर इंडस्ट्री को क्या कुछ उम्मीदें हैं? अक्सर जब टैक्स ब्रेक होता है तो बोलते हैं हमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद है आपको ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर, और कितना इंपॉर्टेंट है इंफ्रा पर फोकस करना इस बार के बजट में? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के चैलेंजेस शायद बाकी इंडस्ट्री से कंपैरिजन ज़्यादा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को तो ग्लोबली कॉम्पीट करना पड़ता है। एनीबडी कैन इम्पोर्ट एनी प्रोडक्ट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो क्वालिटी में और कॉस्ट के अंदर में दोनों में कॉम्पीट करना पड़ता है। अनलाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोर्स सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसमें कोई डाउट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री also makes lot of products which are used by all citizens for their livelihood, for their daily requirements, for their household requirements. तो हमारा डिपेंडेंस किसी इंपोर्ट के ऊपर में ना रहें, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। बट somehow our मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन अगर GDP में देखें तो it's about 16% and stagnating around that for last all 20 years almost.
तो उसको वो कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बढ़ाने के लिए सरकार का पूरा फोकस लगा हुआ है कि 16% से उसको बढ़ा करके कम से कम 25% तक ले जाए। उससे यह है कि हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस भी कम हो और लोकल मैन्युफैक्चरिंग और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करें। मैन्युफैक्चरिंग, ऑफ कोर्स, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट आल्सो सपोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एक रेलवे में इन्वेस्ट करते हैं, आप एक कार के अंदर में आप प्रॉब्ली यू आर फॉर मेकिंग one wagon or for making one motor car, you need probably 10,000 components in that. So all those 10,000 components are made by the manufacturing industry. So अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे सीमेंट हो, स्टील हो, छोटे छोटे कंपोनेंट्स हो, रेलवे के सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, तो all those industries obviously get the opportunity to grow when you are investing in infrastructure. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जो दूसरे चैलेंजेस है, अल्टीमेटली सिंस यू हैव टू कॉम्पीट ग्लोबली, उसको देख करके जो सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चाहती है बजट के अंदर में, स्पेशली जो पुरानी इंडस्ट्रीज लगी हुई है, 25 साल पहले लगी हुई है, 40 साल पहले लगी हुई है, रिमोट लोकेशंस में लगी हुई है, दे नीड अ गुड लॉजिस्टिक सपोर्ट। और उसको किस तरीके से कॉम्पेंसेट किया जा सकता है, वो इंडस्ट्री को बंद तो कर नहीं सकते। नया इंडस्ट्री आज जो लगेगा वो कन्वीनियंट लोकेशन पे लगेगा, कोस्टल लोकेशन पे लगेगा, उसका इंपोर्ट राम और एक्सपोर्ट के अंदर में उसकी कॉस्ट इकोनॉमिक्स आ सकती है। लेकिन अब जो 20 साल पहले लगी थी उस समय की इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से, एंड टुडे इफ दे आर एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक्स बर्डन, तो उनके लिए कोई ना कोई प्रोविजन गवर्नमेंट हैज टू थिंक दैट दे आल्सो शुड रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द टाइम टू कम। जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी, दूसरा है एमएसएमई सेक्टर को। बिल्कुल बंग साहब, एक चीज और समझना चाहेंगे कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता की बात करते हैं, विनिर्माण अगर इसे हम कहें, उसकी खोज कहीं ना कहीं जो मजबूत भारत में व्यापार समझौते उस पर बहुत निर्भर करती है। उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, उसको लेकर क्या कुछ प्रावधान हम इस बजट में उसकी छाप देख सकते हैं? अब हम लोग इंटरनेशनल काफ़ी एग्रीमेंट्स होते हैं, कहीं उसका हमको बेनिफिट भी मिलता है, कहीं उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को उसका नुकसान भी होता है। जी, समटाइम्स पीपल सेटअप, कहीं हम लोग FTA हमारा होता है किसी नेबरिंग कंट्री से हो जाता है, सम लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी कम्स एंड सेट्स अप इन द नेबरिंग कंट्री फॉर व्हाट एवर रीजंस, और वहाँ से इंडिया के अंदर में FTA के अंदर में उसका ड्यूटी एग्जम्पशन उसको मिल जाता है, और वो इंडिया में बीइंग अ बिग मार्केट वो यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक इंडिया के लिए थोड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो इन अ वे अल्टीमेटली दोनों एस्पेक्ट को देखना जरूरी है। MSME सेक्टर की ग्रोथ के लिए बजट के अंदर में थोड़ा स्पेशल एक फोकस होना जरूरी है। इसमें समझो जो इंडिया के अंदर लैकिंग है, द कोऑपरेशन बिटवीन द कॉर्पोरेट सेक्टर, द लार्ज इंडस्ट्रीज एंड MSME सेक्टर, हाउ दे कैन डू सम हैंड होल्डिंग ताकि उनकी क्वालिटी, उनकी सस्टेनेबिलिटी, द इंटरडिपेंडेंस कैन बी इम्प्रूव। जी बंग साहब, साफ तौर पर सक्सेस स्टोरी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा क्षेत्र रहा जिसमें PLI की वजह से काफ़ी फायदा मिला। क्यों जय? देखिए शिशिर, मैं आपके साथ जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है जिसको कम करने की बात लगातार सरकार कर रही है, उस पर हम समझना चाहते हैं कि बजट क्या कुछ कर सकता है, क्या कुछ एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें दिखाई दे सकता है जिससे एटलीस्ट सभी सेक्टर्स की जो एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। देखिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट की जहाँ तक बात है वो डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में लाने की योजना है, और इसी सिलसिले में अगर आप देखेंगे कि कई पहल किए गए, जिसमें से एक पहल ये भी था कि गतिशक्ति को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इंटीग्रेटेड अप्रोच को कैसे बढ़ावा दिया जाए। देखिए, बजट में आप क्या कर सकते हैं, बजट में नीतियों का ऐलान कर सकते हैं, योजनाओं का एक खाका खींच सकते हैं। ये कुछ एक साल की बात नहीं होती कि एक साल के बजट में आपने कर दिया। आपके लिए एक लंबे समय की योजना चाहिए जिस पर नीति आयोग भी काम कर रहा है, जिस पे सड़क परिवहन मंत्रालय भी काम कर रहा है, और जिस पे दूसरे जो बुनियादी क्षेत्र की मंत्रालय हैं, खासतौर पे जो मोबिलिटी से जुड़े हुए वो इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बजट में आपको शायद इसको लेकर के बहुत कोई बड़ा कोई विजन, बहुत कोई बड़ी योजना की बात ना हो, लेकिन विजन जरूर देखने को मिलेगा। और विजय साहब शायद उसमें ऐड करना चाहेंगे कि हो सकता है रेलवे पर फोकस बढ़े तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जा सके। जी अजय जी, आपने सही कहा। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 8%, 7% है, हमारे यहाँ 14% है, और ये जो कॉस्ट है ये अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, सर्विस की कॉस्ट में जुड़ती है।
तो इसमें कम करने के लिए कनेक्टिविटी, पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट, जिसमें कोई ट्रांसशिपमेंट ना हो, लोडिंग ना हो, तो जितनी कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी, रेल की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, और इसके में जो इनपुट्स हो रही हैं, जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, इस बजट में ये आशा है कि सदर्न तीसरा और चौथा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी अनाउंस होगा। इसके अलावा पैसेंजर के लिए भी कनेक्टिविटी में जितनी गेज कन्वर्जन हो रहा है, मल्टी डबलिंग हो रही है, क्वाड्रापलिंग हो रही है, 6 लाइन्स बन रही हैं, इन सब से इसमें बहुत लाभ होगा। अभिजीत साहब, लेकिन एक चीज़ हमेशा जो लोगों को रेलवे बजट जब आता है, हालांकि अब वो आम बजट में विलय हो गया, वो होता है कि भाई क्या जो किराया है वो कम होगा, और अगर विस्तारीकरण की बात की जाएगी नई रेल कितनी आएंगी, और ख़ास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या इस पर कटौती संभव है इस बार के रेल बजट में? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, जो रेल के किराए हैं रोड के किराए से ऑलरेडी करीब 50 से 40% है, ऑलरेडी इतनी कमी है, और करीब 40 से 45 हज़ार करोड़ सब जो कि क्रॉस सब्सिडी दी जाती, इतना घाटा रेलवे को उठाना पड़ता है पैसेंजर यातायात में। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो सुविधाएं उसमें मिल रही हैं वो प्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा है जी। इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए। जी, शिशु जी कुछ ऐड करना है। जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात कर रहे थे हम लोग। जीएसटी काउंसिल ने अभी एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें एसपीवी जो रेलवे के हैं उनकी सर्विसेज पे जीएसटी खत्म कर दिया गया। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए बहुत ही बड़ी एक घोषणा कह लीजिए, इससे लागत में कमी आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, जो छूट का ऐलान किया गया काफ़ी उससे सहायता होगा। आपको इस पर बोलना चाहूँगा जी, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग पर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब पावर ग्रिड बनी तो हम लोग वर्ल्ड बैंक से लोन लेते थे, और कुछ क्राइटेरिया थी कि किस तरह से इंडियन सप्लायर्स को क्वालिफाई करें और कैसे नहीं करें। बहुत जोर था, नेचुरली जो कोई फंडिंग बाहर से आती है कि भाई इंडियन लेस से लेस हो, हम लोगों ने उस पर रजिस्ट किया, लोगों को क्वालिफाई कराया, मोटिवेट किया। सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जो ओनर है ही हैज़ टू मोटिवेट हिज कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स आर टू बी ट्रीटेड एज पार्टनर्स, नॉट एज फोर्स। ये नहीं कि ऊपर में तो दुश्मनी है और टेबल के नीचे दोस्ती है, वो नहीं चलेगा। नंबर 1 वी डिड दैट। नहीं सुन लीजिए, तो दूसरी चीज़ है कि आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कहाँ पर हम विदेशियों को प्राइस ज़्यादा दे रहे हैं। हम लोगों ने पावर ग्रिड में आइडेंटिफाई किया और फिक्स किया कैसे हम इंडियंस को लाएं। हमको सीबीआई का भी डर, सीवीसी का भी डर, कोई भी उछाल देता था, और पावर सेक्टर पब्लिक सेक्टर को तो किसी को उछालने में मज़ा आता था। तो हम लोगों ने कहा ना, हम बीएचईएल को और गवर्नमेंट एजेंसीज को कंपीट कराएंगे फॉरेनर से। कैसे करेंगे? 50% क्वांटिटी हम रिजर्व करेंगे बीएचईएल के लिए या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, 50% हम मार्केट से लेंगे। अब टेंडर करेंगे, और पहले गवर्नमेंट वाले का टेंडर लेके हम लॉक एंड की में बैंक में डालते थे उनके प्रेजेंस में, ताकि ये कोई नहीं कहे कि हमने बता दिया ये क्या हो गया। उसमें ये था कि जब whoever will be lowest, ओपन टेंडर वाला ये, दैट विल बी द प्राइस। सब लोग कम किए, और हमने खूब ट्रांसमिशन लाइन बनाया। हमारे कुमार मंगलम साहब मिनिस्टर थे, उन्होंने हमसे कहा कि आरपी दिस इज द टाइम, और एकदम पूरी दादागिरी करके बनाओ। देखिए, ओनर को दादा बनना पड़ेगा, बट यू हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट फर्स्ट योरसेल्फ। और हमने इसका खूब मज़ा लिया है। अब जो मज़ा पावर ग्रिड लिया उसको प्राइवेट सेक्टर रिपीट करना चाहता है, बट दे आर नॉट नोवेयर नियर पावर ग्रिड। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के इस बार चर्चा को और जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2024। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है
खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बजट 2024 को लेकर। लगातार जो विशिष्ट मेहमानों का पैनल है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सिंह साहब, क्योंकि जब हम पावर सेक्टर की बात करते हैं चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जिनका जो जेस्टेशन पीरियड है वो बहुत लंबा होता है। ऐसे में रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के इस पूरे मोर्चे पर हमने कितनी सफलता हासिल की, और ख़ास तौर पर जब हम यहाँ पर बात करते हैं IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, और हम डिजिटल इंफ्रा को भी इसके बीच में लेकर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, एक ये मिथ थी कि पावर सेक्टर में गेस्टेशन पीरियड बहुत हाई था, और है अभी 2 जगहों में है, हाइड्रो में और न्यूक्लियर में है। इसका बैलेंस बनाना भी ज़रूरी है जी, इसका बैलेंस बनाना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, ज़रूरी है, बट अब वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा जी, क्योंकि हमारे पास अपना देखना है कि हमारे पास रिसोर्स क्या है जी, और उस रिसोर्स को हम कितना हार्वेस्ट कर सकते हैं और कितना हमने किया है, और हमारी ये हर्डल्स क्या क्या है। अब हाइड्रो में आप देखिए, पहले 25 साल 30 साल 35 साल तक हाइड्रो प्रोजेक्ट बनते थे। नेचुरली गेस्टेशन पीरियड बहुत हाई हो गया, इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई, और उसके चलते हाइड्रो का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। बट अब हम लोग 5 साल 7 साल 8 साल में अच्छे अच्छे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हम बना ले रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर्स भी आ गई हैं, पब्लिक सेक्टर्स भी हैं। बट हाइड्रो में अगर बहुत कंपेयर करना चाहेंगे, बिकॉज ऑफ हमारी जो हिमालयन की कंडीशन है और जिस तरह के पेबल्स वगैरह आते हैं, उसमें डिफ़िकल्टी हो जाएगी। यू हैव टू गिव गेस्टेशन पीरियड, ताकि बढ़िया से कंपैक्टेशन वगैरह वगैरह हो सके, अच्छी इंजीनियरिंग हो सके। अदरवाइज एक बड़ा ब्रिज अगर कोलैप्स कर डैम कोलैप्स कर जाए तो पूरा कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट होगा। न्यूक्लियर में हमारे पास फ्यूल की प्रॉब्लम है, रिस्क लेने में हम डरते हैं, ऐसे भी हम लोग रिस्क लेने में डरते हैं, बाय नेचर डरते हैं। थर्मल पावर प्लांट में हम खूब बढ़िया मैच्योर किए, बट बिकॉज ऑफ एडवेंट ऑफ सोलर और विंड हमारा थोड़ा सा हम थर्मल से निकल गए बाहर, और वो पोल्यूशन की भी इंटरनेशनल प्रेशर भी आई। बट हमें थर्मल पावर प्लांट को थोड़े हिसाब से ज़िंदा रखना पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन करनी पड़ेगी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी रखनी पड़ेगी। उसकी ज़रूरत है हमारे को पीक पावर में सस्टेन करने के लिए सिस्टम को, या कोई कंटिजेंसी आ गई, सडन क्लाउड आ गया, या कोई क्लाइमेटिक कंडीशन आ गई, तो आपके विंड और सोलर दोनों बैठ जाएंगे। तो उसके लिए हमको थर्मल को थोड़ा सा सस्टेन करना पड़ेगा, ग्रेजुअली वी कैन ग्रेजुअली। अब जो प्रॉब्लम जो थोड़ी प्रॉब्लम फेंकी जा रही है वो कि ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं बन पा रही हैं। इसमें हमारी एक सलाह है, और मैं 1-2 जगह बोलता हूँ, जरा हिंदुस्तान में लोग सुनते भी कम हैं, कुछ बोलिए सही बात तो, कि भाई देखिए, ट्रांसमिशन लाइन हमने खूब बनाया है। आज जो रोड की और इसकी उसकी बात हो रही है, 1998 में शुरू करके 2007-2008 तक हमने नेशनल ग्रिड बना दिया, मोस्ट मॉडर्न लोड डिस्पैच सेंटर बनाया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी हमारे 15-20 प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए, वो प्राइड लेते थे। तो हमें ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसको क्या करना है, ये सोलर वाला साहब ने बोला, हम ये अपना ऑफशोर विंड की बात हुई, हमको थोड़ी सी अब स्ट्रेटजी अपनी बदलनी पड़ेगी, और सेंट्रलाइज जनरेशन की जगह में थोड़े डिसेंट्रलाइज हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। श्याम बंग साहब, अगर 30 सेकंड में आपसे समअप करने के लिए कहा जाए, वो कौन सी 2 या 3 चीज़ें होंगी जो आप देखना चाहेंगे 23 जुलाई को? एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमारा कॉर्पस क्रिएट किया था R&D फंड का 1 लाख करोड़ का, उसका यूटिलाइजेशन का अभी कोई ऐसी रूपरेखा बनी नहीं है, एंड विच कैन सपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इट कैन सपोर्ट ऑल काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो उसके ऊपर में बजट के अंदर में कोई प्रोसेस सिंप्लीफाई करके उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, कि अपने यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको मैन्युफैक्चरिंग में कैसे लाए और उसका बेनिफिट सोसाइटी को कैसे जाए, ये गवर्नमेंट का फोकस रहा है। उस चीज़ को थोड़ा चलायमान करना चाहिए, ये एक इमीडिएट मेरा सजेशन है। जी,
श्यामंग साहब, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। इतना ही वक्त है हमारे पास। विजय कुमार दत्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला स्टूडियो में। शिशिर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पूर्व CMD पावर ग्रिड श्री RP सिंह साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन कल जब हम आएंगे इस खास प्रोग्राम में तो चर्चा करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, साथ ही साथ टैक्सेशन को लेकर के क्या कुछ उम्मीद है, इस पर हम चर्चा करें। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए मुझे और मेरे सहयोगी आंचल की तरफ से आप सभी को। नमस्कार। नमस्कार।